Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is revision MCQ class number 6 and this video is important for upcoming AIMS NORCET, NHM, SGPGI, ESIC, GMCH, CHO and other नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो सभी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो लोग जॉब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 12th पास करके नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपको हेल्प नहीं करेंगी। इस बड़े कन्फ्यूजन में कई नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ये मुझसे लगातार मैसेज करके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं उन्हें फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री कर चुके हैं तो ही आप इस चैनल को फॉलो करें। ये आपके अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस हैं सभी। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको उस एकमात्र आर्टरी का नाम बताना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल की तुलना में कम हो। आपके ऑप्शंस हैं पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। The right answer is option A. हमारे शरीर की एकमात्र आर्टरी जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सभी आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सप्लाई करती हैं, कैरी करती हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी किस जगह पाई जाती है इसे भी जान लेते हैं। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे हार्ट का जो ये वाला चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड को लेकर लंग्स तक पहुँचाने वाली जो ब्लड वेसल है इसे ही हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर आती हैं। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन रिच एयर ली गई थी ये एयर अब ब्लड में मिल जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी अब ब्लड ऑक्सीजन रिच हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब इस ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट तक लेकर आया जाता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी की एकमात्र वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन, और हमारी बॉडी की एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। Next question, uterine pacemaker situated at। यूट्राइन पेसमेकर किस जगह पर पाए जाते हैं, लोकेटेड रहते हैं? कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में, इस्थमस में, सर्विक्स में, बॉडी ऑफ यूट्रस में। The right answer is option A. It is cornua of uterus.
जैसे कि हार्ट के अंदर पेसमेकर पाया जाता है, जिसे आप ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, और इस हार्ट के पेसमेकर का काम होता है लगातार इम्पल्सेस को जनरेट करना, और इन्हीं इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे मूवमेंट कर पाता है। डिलीवरी के दौरान, प्रेग्नेंट वुमेन में डिलीवरी के दौरान जब बेबी को यूट्रस से बाहर निकलना होता है, तो उस दौरान यूट्रस में यूट्राइन पेसमेकर नामक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करती हैं, इम्पल्स जनरेट करती हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बच्चे पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे बच्चा धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता हुआ यूट्रस से, वेजाइना से बाहर निकल पाता है, एक्सपेल आउट हो पाता है, और इस प्रोसेस को हम डिलीवरी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये यूट्राइन पेसमेकर जो है ये यूट्रस में किस जगह पर सिचुएटेड रहता है। मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और ये सर्विक्स है, और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये फिमरे हैं और ये ओवरीज हैं दोनों तरफ। अब इस यूट्रस के फंडस वाले पार्ट के पास जिस जगह पर ये फैलोपियन ट्यूब्स निकल रही हैं, इस जगह पर संख्या में 1 या 2 यूट्राइन पेसमेकर्स पाए जाते हैं। यूट्रस में मौजूद वह स्थान जहां से फैलोपियन ट्यूब जुड़ी रहती हैं, निकलती हैं, उस एरिया को आप कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं, और यही कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में यूट्राइन पेसमेकर्स पाए जाते हैं, जो कि इम्पल्स जनरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिलीवर हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वन, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट is the task of which stage of development according to एरिक इरिक्सन। एरिक इरिक्सन नामक साइंटिस्ट ने किसी भी ह्यूमन बीइंग में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को बताया था। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किस उम्र के पर्सन में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखा जाता है? टॉडलर, प्री स्कूल, अडल्ट, एडोलेसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एरिक इरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट की सभी स्टेजेस को 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इस टेबल से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। न्यूबॉर्न बेबी की बात की जाए, यानी बच्चे के जन्म से लेकर 18 महीने तक की उम्र के दौरान, यानी जब तक बच्चा 1.5 साल का होता है, उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है। आप इसमें देखेंगे कि ये बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है और वो उसी के पास जाना चाहता है, किसी और के पास नहीं जाता। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ट्रस्ट करे या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बच्चा 1.5 साल की उम्र से थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी उम्र 3 साल तक की जब तक रहती है, यानी बच्चा जो है टॉडलर एज ग्रुप के अंदर है, और इस एज के दौरान ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता है। बच्चा यहाँ आज़ादी चाहता है और नए काम करने में उसे शर्म भी महसूस रहती है, वो डाउट में रहता है। ये साइकोसोशल डेवलपमेंट इस एज के बच्चों में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं 3 से 5 साल तक के उम्र के बच्चों में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिर आता है 5 to 13 ईयर्स। इस उम्र के बच्चों में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी नामक
साइकोसोशल क्राइसिस देखने को मिलती है। 13 से 21 ईयर्स के बीच आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 21 से 39 ईयर्स के बीच इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 40 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और 65 की उम्र या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर देखने को मिलता है। एग्ज़ाम में ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट टेबल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन रेफर्स टू। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज में किसे इंक्लूड किया जाता है? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टिबल होस्ट। जॉन शो, रॉबर्ट कोच, केनेथ रॉटमैन। इन चारों ऑप्शंस में से एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड को इंक्लूड कौन करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एपिडेमियोलॉजी में इन तीन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। आइए जान लेते हैं एपिडेमियोलॉजी शब्द का आखिर मतलब क्या है, ये किस चीज़ से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अगर आप किसी देश, किसी राज्य या किसी शहर या फिर किसी स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स या जनसंख्या में कौन सा डिजीज़ हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में साइंटिफिक सिस्टमैटिक डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये सभी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी निश्चित एरिया में रहने वाले लोगों में कौन सा डिजीज़ हो रहा है, उनकी हेल्थ कैसी है, कौन से फैक्टर्स उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी और डाटा कलेक्शन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। किसी भी जगह पर आप ट्रायड शब्द को देखेंगे तो इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें तीन चीज़ें हों तो उसे आप ट्रायड के नाम से जानते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एजेंट, ससेप्टिबल होस्ट और फिर एनवायरनमेंट, जो कि होस्ट और एजेंट को आपस में पास लेकर आने का काम करता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल के अनुसार जब कोई ससेप्टिबल होस्ट एनवायरनमेंट में किसी एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो इससे डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। डिजीज़ रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन एजेंट एंड द ससेप्टिबल होस्ट in an environment that supports transmission of agent from a source to the host। अगर ये तीनों चीज़ें किसी जगह पर एक साथ आएंगी तभी कोई डिजीज़ हो पाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई एजेंट है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मौजूद होस्ट तक पहुंचता है, तो इन तीनों के मिलने से
डिजीज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट टू वारफेरिन इज। किसी पेशेंट को आप यदि वारफेरिन ड्रग दे रहे हैं और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीडोट के रूप में किसे दिया जा सकता है? हेपेरिन, विटामिन के, विटामिन बी या आयरन? The right answer is option B. It is विटामिन के। देखिए, ये मान लीजिए किसी पर्सन की ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में अगर क्लॉट बन जाए, इस क्लॉट को बनने से रोकने के लिए या फिर इस बने हुए क्लॉट का साइज पहले की तुलना में और बड़ा ना हो जाए, इस चीज़ के चांसेस को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम वारफेरिन के नाम से जानते हैं। वारफेरिन जो है ओरल रूट से दी जाने वाले एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हैं और इसकी टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में विटामिन के को एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। वारफेरिन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वारफेरिन ड्रग हमेशा उन लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती है जिनमें इर्रेगुलर हार्ट बीट डिजीज़ हो। मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर हार्ट जो है नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसे आप एट्रियल फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं। और इस एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हार्ट जो है सिर्फ फड़फड़ाता है, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाने के कारण एट्रिया के अंदर जो मौजूद ब्लड है वो यहीं रुकने लगता है और इस रुके हुए ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लग जाता है और इस क्लॉट के कारण आगे जाकर ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, पर्सन की डेथ तक हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, जिन लोगों के अंदर हार्ट बीट इरेगुलर होती है, इरेगुलर हार्ट बीट वाले डिजीजेज होते हैं, उनमें ब्लड रुक कर क्लॉट ना बना ले, इस चीज़ से बचने के लिए वारफेरिन दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर हार्ट वाल्व ट्रांसप्लांट किए गए हों, उन्हें भी ये मेडिसिन दी जाती है ताकि एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन ना हो सके। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है उन्हें भी प्रोफाइलैक्टिक रूप में ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा वारफेरिन का इस्तेमाल हम वीनस थ्रोम्बोसिस कंडीशन को रोकने के लिए भी करते हैं। वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि वेन में कोई ब्लड क्लॉट बढ़ ना जाए जिसके कारण वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो। इसके अलावा ब्लड क्लॉट के द्वारा लंग्स तक आने वाली ब्लड वेसल में किसी प्रकार की रुकावट ना हो जाए, इसलिए भी वारफेरिन दी जाती है। क्लॉट के द्वारा लंग्स तक यदि ब्लड ना पहुंच पाए, वहां की आर्टरी या वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं और इसके ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल इम्पोर्टेंटली करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। वारफेरिन जो ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, इसे आप कई बार ब्लड थिनर्स के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि खून को पतला करने की दवा है ये। इस मेडिसिन के द्वारा ब्लड की जो क्लॉटिंग एबिलिटी है उसे डिक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज। अगर किसी क्लाइंट के ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? एपनिया, साइनोसिस, एनॉक्सिया, एनॉक्सीमिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर दो शब्द हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनॉक्सिया। इसे कई बार हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं।
अगर किसी पर्सन के बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन एनोक्सिया या हाइपोक्सिया के नाम से जानी जाती है। गौर कीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी इन टिश्यू। और एनोक्सीमिया की बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन की कमी तो होती है, लेकिन कहाँ पर होती है? ब्लड में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो इसे आप एनोक्सीमिया कहेंगे, या इसे कई बार हाइपोक्सीमिया नाम से भी पूछ लिया जाता है। किसी भी शब्द के पीछे यदि सुफिक्स के रूप में ईमिया लगा मिले तो इसका मतलब है वहाँ पर ब्लड की बात की जा रही है, वो कंडीशन ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन ए के अंदर बताया गया है एपनिया शब्द। एपनिया शब्द का मतलब है ब्रीथिंग का रुक जाना। सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एपनिया, और ये एक टेम्परेरी कंडीशन के रूप में देखा जाता है। अगर किसी पर्सन में 20 सेकंड के लिए सांस ना आए तो ये कंडीशन एपनिया कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोसिस की। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस ऑक्सीजन के कारण बॉडी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लूइश डिस्कलर्ड हो जाती है तो ये कंडीशन साइनोसिस कहलाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन नीली पड़ जाती है, इसे ही हम साइनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ के रॉस प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रीफ आर। एलिजाबेथ कुबलर रॉस के द्वारा दिया गया ग्रीफ कॉन्सेप्ट, उसमें जो स्टेजेस होती हैं उसका क्या सीक्वेंस होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ऑप्शन बी एंगर, डिनाइल, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ऑप्शन सी डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। या फिर ऑप्शन डी डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और इसे याद रखने के लिए दाब दा ट्रिक भी बताई थी, तो इससे आप इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। आइए क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। जब भी पेशेंट में कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, ग्रीफ होता है, तो पेशेंट में इस ग्रीफ के आने पर 5 स्टेजेस देखी जाती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है डिनाइल स्टेज। इसमें पेशेंट कहता है दिस कैनॉट हैपन टू मी। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए पेशेंट को अचानक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है, और कैंसर का जैसे ही उस पेशेंट को बताया जाता है तो पेशेंट कहता है ये मुझे नहीं हो सकता, आपकी रिपोर्ट गलत है। यानी कि वो इस फाइंडिंग को डिनाई कर रहा है, वो ग्रीफ की स्टेज 1 में है। स्टेज 2 में पेशेंट कहता है कि ये मुझे कैसे हो गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर में रहता है पेशेंट। ये स्टेज 2 की कंडीशन है। अब स्टेज 3 में पेशेंट बार्गेनिंग करने लगता है। वो रोज़ उठकर प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि आप मुझे ठीक कर दीजिए और मैं फिर ऐसा ऐसा करूँगा। ये बार्गेनिंग की स्टेज है, ये स्टेज 3 कहलाती है। स्टेज 4 को हम डिप्रेशन वाली फेज़ मानते हैं। इसमें पेशेंट को कहीं ना कहीं यह आभास हो जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, और वो इस चीज़ को लेकर डिप्रेस रहता है, सोशली आइसोलेटेड रहता है, उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। और फाइनली आता है स्टेज 5। इसमें पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे ये टर्मिनल इलनेस है और अब वो बच नहीं पाएगा,
और इस कंडीशन में आने के बाद पेशेंट अपनी मौत का इंतज़ार करता है। दिस इज़ स्टेज 5। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुबलर रॉस की इस ग्रीफ थ्योरी से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेशेंट कौन सी स्टेज में है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन अंडरलाइन पॉइंट को ज़रूर याद कर लें। ज़्यादातर लैंग्वेज में आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन है। सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट या क्लोराइड? The right answer is option D, it is chloride. इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है और अक्सर कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्या सही आंसर है। इस कन्फ्यूजन को आज हम इस क्वेश्चन के साथ ही दूर कर देंगे। सबसे पहली बात कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। किसी भी सेल के बाहर मौजूद फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं और इस फ्लूइड के अंदर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन कौन सा है तो आप बताएंगे क्लोराइड। एनाइन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन सा है तो आप बताएंगे सोडियम। आपने जो घर में साल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला NaCl से लिखते हैं तो आप इसे इस तरह से याद रखें कि सोडियम तो सेल के बाहर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन है और जो क्लोराइड है वो सेल के बाहर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनाइन है। तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस इंट्रासेल्यूलर। अगर सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनाइन तो आप बताएंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन है। और अगर कैशन की बात की जाए तो वहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सेल के अंदर पोटेशियम मेजर कैशन है और सेल के अंदर एनाइन में फॉस्फेट सबसे बड़ा एनाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल दैट एक्सटेंड्स एंड ब्रांचेस आउट फ्रॉम एन आर्टरी एंड लीड्स टू कैपिलरीज। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो कि आर्टरी से निकल कर कैपिलरीज से जुड़ती हैं, या यूं कहें आर्टरी और कैपिलरीज को आपस में जोड़ने वाली ब्लड वेसल को किस नाम से जानते हैं आप? वेन्यूल, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, SMOU। The right answer is option B, it is called arteriole। हमारे हार्ट से सबसे पहले अरोटा निकलती है या आप इसे आर्टरी मान लीजिए। अब ये आर्टरी बड़े डायमीटर वाली ब्लड वेसल है। अब ये आर्टरी अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस में बंटती है, डिवाइड होती है। इन आर्टरी की छोटी ब्रांचेस को हम आर्टेरियोल के नाम से जानते हैं। अब ये आर्टेरियोल्स आगे जाकर कैपिलरीज से जुड़ती हैं। कैपिलरी वह स्ट्रक्चर है जिनका डायमीटर सबसे कम होता है। अब ये कैपिलरी वेन्यूल से जुड़ी होती हैं। वेन्यूल छोटी वेन्स को कहा जाता है
और ये वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स में खुलती हैं, लार्ज वेन्स में खुलती हैं, जैसे एसवीसी, आईवीसी आदि। तो जब भी कोई ब्लड का सर्कुलेशन आपसे पूछे तो आप बताएंगे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल यानी एरोटा से निकलकर यानी आर्टरी से निकलकर एट्रियोल्स तक पहुंचेगा ब्लड, फिर ये एट्रियोल कैपिलरीज को देगा, कैपिलरीज से टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा और इस ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को आवश्यकता अनुसार लेकर मेटाबॉलिक वेस्ट को वापस टिश्यू कैपिलरीज को दे देगा। यहाँ से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कंटामिनेटेड ब्लड जो है, टिश्यू से वेन्यूल कैपिलरीज से वेन्यूल्स लेंगी और ये वेन्यूल इसे वेन को देंगी और हार्ट तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से लंग्स में जाकर फिल्टर आउट होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रियम को दे दिया जाएगा। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स कैरिंग अ पेशेंट who is on pancreatic enzyme replacement therapy should be assessed for। किसी पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो आप इस पेशेंट में किस चीज़ के होने को असेस करेंगे, लगातार मॉनिटर करेंगे? वेट गेन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया या जीआई इरिटेशन? सिंपली कहें तो पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही हो तो पेशेंट में कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को समझकर इसका आंसर ज़रूर दें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी पुट करें और पूरी क्लास होने के बाद ये देखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और इनमें से कितने % आपके सही हुए हैं। ऐसा करके अगर आप कम क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं तो आंसर टाइप करने के बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो कि गलत हुआ यहाँ आगे के लिए याद हो जाएगा और अगर आपके आंसर्स मैक्सिमम सही जाते हैं तो इससे आपका मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा, जो कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट रखें और प्रैक्टिस करें। गलती होगी कोई बात नहीं, यही प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किन पेशेंट्स को दी जाती है। मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पैंक्रियास की कोई डिजीज़ हो गई और इस पैंक्रियास की डिजीज़ होने के बाद ये पैंक्रियास पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, सिक्रीशंस सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, एंजाइम्स नहीं बना पा रहा है। तो बॉडी में अगर पैंक्रियाटिक एंजाइम नहीं होगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा और पर्सन में कोई ना कोई डिजीज़ डेवलप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन की बॉडी में पैंक्रियास सही फंक्शन नहीं कर रहा है, अपने एंजाइम्स नहीं बना पा रहा है, तो हम इस पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सभी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को टैबलेट के रूप में देते हैं और ये टैबलेट फॉर्म जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है। पैंक्रियास के सभी एंजाइम्स को टैबलेट द्वारा पेशेंट को देना पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है और पैंक्रियास के प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो पाने का जो कारण है उसमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है या पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। इन 3 बड़े डिजीज़ेस के कारण मेनली पैंक्रियास जो है अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। पैंक्रियास से जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनमें 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और बेसिकली इन
पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में टैबलेट में इन्हीं 3 एंजाइम्स को दिया भी जाता है। सबसे पहला एंजाइम होता है प्रोटीएस, PROTEASES। प्रोटीएस जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, इसका डाइजेशन करवाता है। प्रोटीएस जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। थर्ड जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम लिपिड के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर किसी पर्सन में ये पैंक्रियाटिक एंजाइम नहीं होंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तीनों का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और है जैसे कि जैसे स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सिंपली कहें तो पेशेंट में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। इस माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैंक्रियाटिक एंजाइम टैबलेट्स देते हैं, जिससे इनका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस आदि में इस्तेमाल कर सकती है। अब इस पेशेंट को अगर आप पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो इस थेरेपी के कारण, इन एंजाइम्स के कारण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन ना होने लगे और इस ज़्यादा ब्रेकडाउन के कारण ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होने लगेगा। और ऐसा होने पर कहीं पेशेंट का अचानक वेट तो नहीं बढ़ रहा, इस चीज़ को हमें लगातार असेस करना ज़रूरी है। पेशेंट में पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान अगर अचानक तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से वेट बढ़ता है तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, इसे तुरंत डॉक्टर को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करेक्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम इज। अगर किसी पर्सन में आपको यूरिन सैंपल लेना है कल्चर के लिए, कल्चर टेस्ट के लिए, तो आप इसे किस मेथड से कलेक्ट करेंगे? कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, विथ निडल एस्पायरेशन, एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग, एनी ऑफ द अबव मेथड। The right answer is option B। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कल्चर टेस्ट होता क्या है। अगर किसी पेशेंट में लगातार कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, उसे कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, आप एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उसका फीवर कम नहीं हो रहा है, उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन वाली जगह पर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। कल्चर टेस्ट के लिए उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल को कल्चर मीडिया में डालकर स्पेसिफिक सिचुएशंस में ग्रो करवाया जाता है। अब इस कल्चर मीडिया में जो सैंपल हमने डाला था वो ग्रो होकर एक पर्टिकुलर अपीयरेंस देता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन में जो ये इन्फेक्शन हुआ है उसका कॉज बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या क्या है, और बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है। इस चीज़ को कल्चर टेस्ट से आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मेडिसिन स्पेसिफिक डोज के साथ दी जाती है और पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। अब अगर किसी पेशेंट में आपको स्टेराइल टेक्निक से, मतलब कल्चर के लिए आपको यूरिन सैंपल लेना है, तो इसके लिए आप निडल एस्पायरेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। निडल एस्पायरेशन टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में निडल डालकर, पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में निडल डालकर यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर इसे सेंड कर देते हैं। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने का फॉर द पर्पस ऑफ कल्चर। इसमें जब निडल इंसर्ट की जाती है तो लगभग
3 से 4 सेंटीमीटर सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर निडल को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच crutch gait should the nurse teach the client wearing a prosthesis after single leg amputation? किसी पेशेंट का एक पैर आपने काट दिया है, एम्प्यूटेट कर दिया है, और फिर इस कटे हुए पैर में आपने प्रोस्थेसिस पहनाया है, आर्टिफिशियल लेग पहनाया है। अब इस पेशेंट को आप क्रचेस की सहायता से चलाना चाहते हैं, बैसाखी के सहारे चलाना चाहते हैं, तो इसे कौन सा गेट आप सजेस्ट करेंगे? ट्राइपॉड, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, स्विंग थ्रू? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। हम इस पेशेंट को 4 पॉइंट गेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। अ 4 पॉइंट गेंट प्रोवाइड्स फॉर वेट बियरिंग ऑन ऑल पॉइंट्स दैट टच द फ्लोर एंड मैक्सिमम सपोर्ट ड्यूरिंग एम्बुलेशन। पेशेंट ने क्रचेज ली, बैसाखी ली, और उसका एक पैर नकली है। इस पेशेंट को चलने के लिए हम 4 पॉइंट गेंट सजेस्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम सपोर्ट चारों पॉइंट्स पर रहता है और पेशेंट को चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अब ये 4 पॉइंट गेंट कैसा है, इसे कैसे चलेगा पेशेंट, इसे भी समझ लेते हैं। पहले हम इस पूरे पॉइंट को रीड करेंगे और फिर उसे इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे, और फिर आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 4 पॉइंट गेंट in which one crutch is advanced first and then opposite lower extremity advanced. Example, left crutch is moved forward, then right lower extremity followed by the right crutch and then left lower extremity. इस बात को आप समझ गए। अब आप मोबाइल से अपना ध्यान हटाइए। इमेजिन करिए कि आपके सामने एक पेशेंट है जिसका एक पैर तो बिल्कुल ठीक है, दूसरे पैर में आपने आर्टिफिशियल लेग या प्रोस्थेसिस लगाया है, और इस पेशेंट के दोनों एक्जिला में बैसाखी हैं, क्रचेज हैं। अब इस पेशेंट को आप 4 पॉइंट गेंट के साथ चलने के लिए कह रहे हैं। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि अपनी जो लेफ्ट क्रच है, बाईं बैसाखी है, इसे आप सबसे पहले आगे बढ़ाइए। इस बैसाखी के बढ़ने के बाद इस पेशेंट से आप कहेंगे कि अब अपना जो राइट लेग है उसे बढ़ाइए। पहले हमने लेफ्ट क्रच को बढ़ाया, फिर इसके ऑपोजिट के लेग यानी राइट लेग को बढ़ाया। अब इसके बाद हम पेशेंट से कहेंगे कि अपना राइट क्रच यानी राइट बैसाखी को आगे बढ़ाइए। उसके बाद हम कहेंगे इसके ऑपोजिट लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाइए। इमेजिन करिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 4 पॉइंट गेट के अंदर 2 बैसाखी, 2 पैर, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। चारों पर पर्सन वजन रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे किसी भी एक जगह पर वजन ज़्यादा नहीं पड़ता। सबसे पहले बाईं बैसाखी को आगे बढ़ाएगा पेशेंट, फिर दाएं पैर को आगे बढ़ाएगा, फिर दाईं बैसाखी को आगे बढ़ाएगा, और फिर बाएं पैर को आगे बढ़ाएगा। बैसाखी पैर, बैसाखी पैर, क्रच, लेफ्ट क्रच, राइट लेग, राइट क्रच, लेफ्ट लेग। दिस इज 4 पॉइंट गेट। और अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा। आप चाहें तो इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे जरूर रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी via superior and inferior vena cava is received in। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट के किस चैम्बर में लाकर डालती हैं? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसे आपको बता चुके हैं।
होपफुली आप सही आंसर देंगे। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देखिए, हमारा जो नेक है, ब्रेन है, वहाँ से सुपीरियर वेना कावा और हमारी लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा इम्पेयर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट के राइट एट्रियम में पोर करती है। इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डालती है। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल इसे लंग्स में पहुंचाएगा। लंग्स में इस ब्लड में वापस ऑक्सीजन मिलेगी और फिर ये ब्लड वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैड एन above the knee amputation of left leg because of trauma from motor vehicle collision. The healthcare provider orders ambulation with crutches until the residual limb is healed and the client can be fitted with prosthesis. What should be the nurse first intervention? किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के बाद उसके लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, जिसके कारण उसके लेफ़्ट लेग को काटना पड़ा, एम्प्यूटेट करना पड़ा। इस एम्प्यूटेशन के बाद पेशेंट को डॉक्टर ने क्रचेस के सहारे, बैसाखियों के सहारे चलने फिरने के लिए कहा। इस सिचुएशन में नर्स का पहला इंटरवेंशन क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, डेमोन्स्ट्रेट द स्विंग थ्रू क्रच वॉकिंग गेंट। आप इस पेशेंट को स्विंग थ्रू क्रच वॉकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताएंगे। या फिर डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज़ एवर यूज्ड क्रचेस बिफोर। हम ये पता करेंगे कि क्या क्लाइंट ने पहले क्रचेस का इस्तेमाल किया है, वो क्रचेस के बारे में जानता है। या फिर ऑप्शन 3, इंट्रोड्यूस द क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट हु इज़ यूजिंग क्रचेस। हम इस पेशेंट को किसी ऐसे क्लाइंट से मिलवाएंगे जो कि अभी क्रचेस का इस्तेमाल करते हुए चल रहा है। ऑप्शन 4, प्रोवाइड अ पैम्पलेट दैट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग क्रचेस। क्रचेस को कैसे इस्तेमाल करना है इसका पैम्पलेट उसे देंगे ताकि वो पढ़ के इसका इस्तेमाल समझ सके। पेशेंट को क्रचेस का इस्तेमाल करना है, इस समय नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर किसी पेशेंट को आप किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले आप ये पता करें कि क्या क्लाइंट इस चीज़ के बारे में फैमिलियर है। अगर है तो वो इस चीज़ के बारे में कितना जानता है। हम इस पेशेंट से पूछेंगे कि क्रचेस क्या है, आप जानते हैं? वो बताएगा हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर हम पूछेंगे कि क्या आपने क्रचेस इस्तेमाल करते हुए किसी को देखा है? वो कहेगा हाँ। फिर हम पूछेंगे कि क्या कभी आपने क्रचेस का इस्तेमाल किया है? तो वो बोलेगा यस या नो। तो इसके बाद हम वहाँ से अपनी टीचिंग शुरू करेंगे। किसी भी पर्सन को टीचिंग देने से पहले आप ये डिटरमाइन करेंगे कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना है। ये डिटर्मिनेशन होने के बाद आप एक्यूरेट उसे टीचिंग दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड विल इन्फ्लुएंस द टीचिंग प्लान। क्लाइंट को उस चीज़ का कितना नॉलेज है ये टीचिंग प्लान को प्रभावित कर सकता है। अ टीचिंग प्लान शुड बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट क्लाइंट डज और डज नॉट नो। आपको टीचिंग प्लान इस हिसाब से तैयार करना है कि क्लाइंट जो चीज़ जानता है उसे ना बताई जाए, जो चीज़ नहीं जानता है उसे ज़्यादा बताई जाए। अपकमिंग नॉरसेट एग्ज़ाम में
एम्प्यूटेशन, क्रच वॉकिंग, गेन, पोस्चर, गेस्चर, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, स्पेशली वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। आपको एक वीडियो चलाकर स्विंग थ्रू गेंट और या फिर स्विंग टू गेंट दिखाया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का गेंट है। गेंट का सिंपल आप अगर समझें, हिंदी मीनिंग होता है चाल। पेशेंट के चलने का तरीका गेंट कहलाता है। और अगर पेशेंट बैसाखियों के सहारे चल रहा है, क्रचेस के सहारे चल रहा है, तो उसमें स्विंग थ्रू गेंट हो सकता है, स्विंग टू गेंट हो सकता है, और भी कई प्रकार के 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट आदि गेंट हो सकते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। स्विंग थ्रू गेंट, that in which the crutches are advanced and then the legs are swing past them। इस प्रकार की चाल में स्विंग थ्रू गेंट के अंदर पेशेंट क्रचेस को आगे बढ़ाता है, दोनों क्रचेस को पेशेंट एक साथ आगे बढ़ाएगा और अपनी पूरी बॉडी का वेट इन क्रचेस पर अपने कंधों में, अपने एक्जिला पर लेकर अपने दोनों पैरों को एक साथ झूले की तरह झूलता हुआ क्रचेस के, अपने दोनों पैरों को एक साथ झूले की तरह आगे झूलता हुआ इन क्रचेस के पॉइंट से बाहर ले आता है। दिस इज कॉल्ड स्विंग थ्रू गेंट। एक बार फिर से देखिए, जब कोई पेशेंट क्रचेस का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार चले कि वो दोनों क्रचेस को, दोनों बैसाखियों को अपने दोनों पैरों की तुलना में काफ़ी आगे रखे और फिर उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को, अपने दोनों पैरों को हवा में उठाते हुए, झूलते हुए इन दोनों क्रचेस से आगे निकल जाए, अपने पैरों को टिका दे, तो ये जो है स्विंग थ्रू गेंट कहलाता है। अब इसी से सिमिलर ही सेकंड है स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट में क्या है, वही झूला झूलने वाली प्रोसेस है। स्विंग का मतलब होता है झूलना, जैसे घड़ी के अंदर का वो लगा होता है पैडल, वो लेफ़्ट राइट झूलता रहता है। उसी प्रकार से पेशेंट भी अपनी पूरी बॉडी का वजन अपने एक्जिला में मौजूद क्रचेस पे रखकर पैरों को आगे की तरफ बढ़ाता है, झुलाता है। अब इस स्विंग टू गेंट की बात करें, इसमें वैसे ही पेशेंट जैसे पहले वाले में था, अपने पैरों की तुलना में दोनों क्रचेस को आगे बढ़ाएगा जितना रख सकता है कंफर्टेबली। उसके बाद दोनों पैरों को झुलाता हुआ इन क्रचेस के बराबर लेकर आता है। दोनों पैरों को एक साथ उठाकर हवा में झुलाता हुआ इन क्रचेस के लेवल तक लेकर आता है। ये स्विंग गेंट कहलाता है। स्विंग थ्रो गेंट के अंदर तो दोनों पैरों को क्रचेस के लेवल से आगे लेकर आ रहा था पेशेंट, ये स्विंग थ्रू गेंट था। और अगर लेवल इन क्रचेस के बराबर हो तो ये स्विंग टू गेंट कहलाता है। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम 2022 के लिए ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो इन दोनों मूवमेंट्स को, गेंट्स को वीडियो में ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sedative hypnotic drugs are used to help patient do what? किसी भी पेशेंट को सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स क्यों दी जाती हैं? अलर्ट रखने के लिए, हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, वेकअप के लिए या अस्लिप के लिए, सुलाने के लिए? The right answer is option B. Sedative drugs, hypnotic drugs किसी भी हाइपर एक्टिव पेशेंट को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए दी जाती हैं। कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर का हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उसकी इस एक्टिविटी के लेवल को कम करने के लिए सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स दी जाती है। इन मेडिसिन को देने के बाद पेशेंट सुस्त महसूस करता है, ना ही ये पेशेंट को अलर्ट करती हैं,
ना ही जगाती हैं ना ही सुलाती हैं, सिर्फ पेशेंट की एक्टिविटी का लेवल कुछ कम कर देती हैं सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.